मतलब ऐसा कोई क्विक फॉर्मूला नहीं कि 2 साल में 3 साल में खड़ा कर दिया बिजनेस। डिजिटल युग में कुछ हो सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक मैच्योर, एक स्टेबल, एक हाइट का अगर बिजनेस बनाना है तो आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा। आज लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से डरते क्यों हैं? चाइना पे इतने डिपेंडेंट क्यों हैं जब हम सब सामान बना सकते हैं? आज अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा कोई चीज नहीं है जो इंडिया आगे नहीं निकल रहा है। जैसे चिप स्वैप में आप देखो, तो कार मैन्युफैक्चरिंग देखो, बहुत सारे प्रोडक्टों में हम उभर के आ रहे हैं। असेंबल हो रहे हैं कि बन रहे हैं? बन रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए डाटा कि असेंबल यूनिट कितने और मैन्युफैक्चरिंग कितना ग्रो हो रहा है। तो आप भी मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर बन गए। प्रोडक्ट रेंज बढ़ा दी थी क्योंकि हमें बनाना नहीं था, लोगों से लेना था। मतलब आपको क्वालिटी चेक करनी है, अच्छे से पैकिंग करनी है और अच्छे से प्लेसमेंट करके लोगों को डिलीवर करना है। ये तो कितनी टफ जर्नी हो गई। मतलब आप सोच रहे हो कि फैक्ट्री का मालिक बनूंगा थोड़ा देर में, उसके बाद फैक्ट्री को हटा के आप दूसरे सामान लेके फिर सेल कर रहे हो। कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि जो प्रोडक्ट में पैसा नहीं था, अगर आप उसमें ज्यादा टाइम रुकोगे तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। सिर्फ ये पर्टिकुलर चीज सीखने के लिए सर कि डिसीजन लेना है कि बिजनेस नहीं चल रहा उसको हटा के दूसरा करो, उसमें लोगों को सालों साल निकल जाते हैं। गिरधर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। आपसे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी जनता से बात कर लेता हूँ। लोग ये बोलते हैं कि यार बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, पाउंड नहीं जमा पा रहे हैं इंडस्ट्री में। जहाँ पर चाह होती ना, वहाँ पर राह आसानी से दिख जाती है। एक सिंपल हैंडल के बिजनेस से आप सोच भी नहीं सकते, एक सिंपल हैंडल जो आपके दरवाजे पे लगा होता है उससे करोड़ों का व्यापार। आज बात करेंगे गिरधर सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सारे फाउंडर्स का सपना होता है, आपने भी 20-25 साल पहले शायद एक सपना देखा होगा। हाँ जी। क्या वो सपना सेम है सर या फिर आज चेंज हो गया है? नहीं, सपना सेम ही होता है, सिर्फ तरीके बदल जाते हैं करने के, कोई रास्ते बदल जाते हैं और वही रास्ते पे लेकिन आप चल जाते हो। तो सर कैसी रही जर्नी? मतलब आपने क्या देखा? मतलब कब से शुरुआत करी आपने आपकी जिंदगी की? फर्स्ट ऑफ या ऑल आपके पापा का था बिजनेस या आपने शुरुआत किया? थैंकफुल हम आपके हैं जो आपने हमारी जर्नी, हमारी बातें, हमारा अनुभव सामने रखने का मौका दिया। फाउंडर्स ड्रीम के लिए हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्र और है सर। नमस्ते उस बात के लिए। और जर्नी ऐसी है कि कहानी शुरू होती है एक शॉर्ट थॉट से। आज जो हेडक्राफ्ट को लोग जानते हैं, इतना वो है, वो कई साल पहले जब हम छोटे थे, तो 8 और 9 इयर्स की एज में जब हमारे एक मामा आया करते थे घर में, बोलते थे मम्मी को कि कोई हमारे लिए चाय नाश्ता बनाओ। तब उतनी देर में वो हमें बोलते थे कि जो श्रीनाथ जी बाबा है ना हमारे, जो घर में उसकी पूजा वगैरह होती है, उनका आप एक पिक्चर बना दो। वो हमारे लिए बोलते थे। आपको बोलते थे? हाँ। और उतनी ही टाइम में स्लेट में मैं बनाया करता था वो ड्राइंग। तो गॉड गिफ्टेड उस टाइम से ड्राइंग इतनी जहन में थी, या ईश्वर की कृपा थी कि अच्छे से बना लेते थे, जिसमें सिंगार वगैरह बहुत छोटी छोटी डिटेल्स आती है। वो बहुत स्पीड में मैं बना के उसको देता था। वो मेरे को 25 पैसा 50 पैसा कुछ एंजॉय करने के लिए वो देते थे। कहानी वहां से शुरू हुई। वाह, ये कौन सी ईयर की बात है? मतलब 2000? ये 2000 है, बहुत 19? नहीं नहीं, 90 से भी पहले। शायद मैं थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में रहा हूँ। तो कौन सी क्लास होगी? मतलब कौन सा सन होगा वो? लग शायद 88 87 नहीं, 88 नहीं, सॉरी 86, 1986। तब आपने इस बिजनेस की, तब आप छोटे थे उस टाइम? हाँ, छोटे थे उस टाइम। ये तब का एक अनुभव रहा है कि उस चीज का रहा। अब वहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि भाई मिडिल क्लास एक फैमिली थी, और पापा का कुछ इतना बड़ा काम नहीं था। वो लोग अपने में मस्त थे, रिलीजन टाइप के पर्सन थे। तो स्ट्रगल टाइम का वो दौर था उनका भी, और हम भी वहीं से गुजर रहे थे। तो आपने पढ़ाई वढ़ाई कब करी? मतलब किस टाइप, किसे, मतलब क्या पढ़ाई करी आपने? पढ़ाई मैंने किया, 12th किया, और 12th के बाद हमने कॉलेज ज्वाइन करने की बजाय किसी ने बताया कि अगर आपको जल्दी से, क्योंकि एक विज़न नहीं दिख रहा था पढ़ाई के बाद, 12th के बाद अब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर आपको जॉब लगनी है, ये सब दिख रहा था। तो लगा उससे पहले अर्निंग कैसे हो सकती है। तो किसी ने बताया कि यहाँ पे इंडस्ट्री, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज है जामनगर में। राइट। तो कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके एक एजुकेशन वो संस्था है, वहाँ पे आप जो भी कोर्स कर लो रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, और जल्दी से आपको जॉब मिल जाएगा, तो अच्छी सी एक इनकम हो जाएगी। वो जल्दी से मकसद था कमाई का। कौन सी ईयर की बात है? ये 1991 की बात है। 1991 की बात है। 1986 पे 87 88 89 1991, मतलब 5-6 साल बाद ही। हाँ। इतना अर्ली कैसे?
अर्ली ऐसे हो गया ना कि जब पढ़ाई आपका खत्म हो गया था उस टाइम 12th में ही हमने सीधा उधर एंट्री ले लिया 91 में। हाँ, तो क्या आपको क्या लगता है, एजुकेशन होनी चाहिए किसी आदमी की ज़िंदगी में, नहीं होनी चाहिए? अब दो रोल है उसके। एक रोल ऐसा है कि एजुकेशन से अगर आप कुछ मकसद के हिसाब से एजुकेशन ले रहे हो तो वो सही है। लेकिन अगर आप एजुकेशन लेने के बाद भी जो तजुर्बे ज़िंदगी के आपको मिलने हैं अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो वो उतना इम्पैक्टफुली नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा शायद आपके लिए। तो लाखों लोगों की भीड़ आजकल चल रही है, मतलब सिर्फ एजुकेशन 12th पास करना है, फिर उसके बाद में है इंजीनियरिंग करना है और फिर चलना है, तो ये सही चल रहा है? ये सही चल रहा है लेकिन उसमें क्या सब एक लाइन में जा रहे हैं, एक ढांचे में जा रहे हैं। खुद की सोच क्या है या खुद को क्या करना है, किस टाइप का बच्चे का दिमाग है, वो सब पेरेंट्स देख के उसको उस टाइप के मोड में उस एजुकेशन में लेके जाए। क्योंकि एजुकेशन एक पर्टिकुलर छोटा सा पाथ नहीं है, बहुत सारे वाइड रेंज है। उसमें भी काफी सारी दिशाएं हैं अगर आप जानबूझ के उसमें से चुन कर। नहीं तो 1991 में फिर आपने जब आपने 12th छोड़ दी, फिर 12th के बाद में आप डायरेक्टली आप किसी लर्निंग में चले गए, तो वहाँ की थोड़ी जर्नी बताओ ना, कैसा था माइंडसेट, कैसा था, आप क्या सीखने की कोशिश कर रहे थे और कैसे आपने आगे कदम बढ़ाए? सीखने का कोशिश ये था कि जो ड्राइंग हमारी अच्छी थी तो उसके चलते हमने कोर्स वहाँ पे ले लिया। किसी ने बोला कि आप ये कोर्स ले लो तो जल्दी से आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगा, तो ड्राफ्ट्समैन कर कौन सी जॉब? इंडस्ट्रीज की जॉब है। इंडस्ट्रीज में कोई भी जॉब आपको मिल जाएगा। वो पर्टिकुलर ड्राइंग बनाते हैं ना इंडस्ट्रीज के लिए। अगर कंपोनेंट आपको बनाने तो एक ड्राइंग पहले बनती है, ठीक है। उसके आधार पर प्रोडक्शन में जाते हैं। तो वो ड्राइंग बनाने के लिए वहाँ पे एक ड्राफ्ट्समैन की जरूरत रहती है। और हर इंडस्ट्रीज में रखते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। तो ये कितने साल आपने जॉब करी फिर वहाँ पे? नहीं, जॉब नहीं करी सर वहाँ पे। हमने सिर्फ उसका पढ़ाई किया और पढ़ाई के बाद जब हमको पता चला 1.5 पौने 2 साल के बाद, 2 साल का कोर्स था। हमारे जो गुरुजी थे उसको पूछे ट्रेड इंस्ट्रक्टर को कि सर इसमें से निकलने के बाद जॉब कितने रुपए में मिलेगी। बोले कि 2,000। तो हमने उसी दिन रिजाइन कर दिए कि ये नहीं हमारे काम का है, हमारे ड्रीम्स कुछ और है और ये हम कहीं और लेके जा रहे हैं। मतलब पाथ नहीं देने वाले थे राइट। कोई उस जमाने में। फिर बहुत लोगों ने समझाया कि ये मत छोड़ो, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है। बोलो मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कुछ उस तरह का काम चाहिए, मुझे अर्निंग और आगे बढ़ना है बस। इतना क्लियर माइंडसेट था? हाँ क्लियर, बहुत क्लियर। मतलब कैसे हुआ, मतलब आपकी फैमिली में कोई बैकग्राउंड है ऐसा, पर भगवान की कृपा से हुआ या फिर गॉड क्या? गॉड गिफ्ट। इतना क्लियर तो मैंने आज तक किसी की लाइफ में नहीं देखा। इतने पॉडकास्ट की कि जो एकदम सटीक क्लियर माइंडसेट के साथ 12th के बाद मेरे को यही करना है और ऐसा ही करना है, और आज इस पोजीशन पे हो आज आप। वो जर्नी में कुछ ना कुछ चीजें है कि हमको यहाँ तक ले आई है। तो जैसे ही वो इंडस्ट्रीज में हमने लोग एजुकेशन छोड़ दी, फिर इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट किसी दोस्त को बोला, उनकी फैक्ट्री थी पास में, पड़ोस में रहते थे। वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए 11 महीने हम गए। फिजिकल ट्रेनिंग मतलब मशीन ऑपरेटिंग से लेके सारा लेबर वर्क से लेके वो सारा हमने किया। बाद में लगा कि हम कुछ लगा सकते हैं इंडस्ट्रीज, छोटा मोटा काम करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पैसे कहाँ से आए आपके पास पहले? पिताजी को बोला पैसे चाहिए तो बोले 39,000 है। फिर 39,000 का क्या किया सर आपने? कुछ नहीं, वो बहुत कम था पैसे। तो किसी से क्रेडिट लेके रॉ मटेरियल में बात की कि आप रॉ मटेरियल हमें क्रेडिट में दें, हम मशीन के लिए थोड़ा पैसा लगा के कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो नंदन ब्रास इंडस्ट्रीज करके हमारी 1984 में हमने सितंबर मंथ में हमने पहले स्टार्ट की। ठीक है ना, पहली कंपनी स्टार्ट। हाँ पहली कंपनी पर स्टार्ट। मतलब इतने सारे एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ, हर बंदे की सब एक ही परेशानी होती है कि काम तो स्टार्ट कर लेंगे पर क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, पहला बेचेंगे किसको? एग्जैक्टली ये सही है। लेकिन हमने उससे पहले थोड़ा बहुत ये देखा था कि हमारी इंडस्ट्रीज में ट्रेडर्स थे तब उस जमाने में, जो आप बना के उधर प्रोडक्ट दे देते हो वो पूरे इंडिया में अपनी ब्रांड से मार्केट करेंगे। पर उनको भी तो ढूंढना पड़ता है ना। हाँ वो लोकल बेस से, छोटा सा सिटी था, छोटी इंडस्ट्री से तो इजी था। कुछ लोगों को हम जानते थे, कुछ को पिताजी मिलवा भी चुके थे कि भाई ये बच्चा काम कर रहा है, तुम इसको सपोर्ट करोगे। तो आपके पिताजी ने आपको वहाँ पे हेल्प किया कि यार मुझे ये ट्रेडिंग मार्केट है। तो जहाँ तक मैं आपकी कहानी समझ पा रहा हूँ कि आपने डिजाइनिंग सीखी, फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, फिर आपने ट्रेडर से कांटेक्ट किया कि यार मेरा सामान आप खरीदोगे। सही जा रहा है अपन? आप सही जा रहे हैं, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली एडक्राफ्ट का जर्नी का पाथ थोड़ा आगे जाके ट्विस्ट हो रहा है। एग्जैक्टली जो हमने स्टार्ट की थी वो टेक्निकली प्रोडक्ट वो वैसे थे जो फिक्सर्स बोलते हैं, फिटिंग्स के प्रोडक्ट थे, हिंजेस। अच्छा। हम्म। वो हमने स्टार्ट किया था। तो वो नॉर्मल था। हिंजेस मतलब आप हर घर में लगता है, हर जगह पे बिकता हूँ, उसको स्पेशलिटी नहीं है उसमें कुछ। राइट। तो हमने वो स्टार्ट किया, इजी मार्केट हो जाए इसीलिए। डिजाइनर हार्डवेयर, हार्डवेयर में भी दो पार्ट है, एक डिजाइनर हार्डवेयर होता है और फिटिंग एंड फंक्शन प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। तो डिजाइनर हार्डवेयर का सोच था लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि उसका मार्केट भी पता नहीं था और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी हमारे पास तब इतना पैसे भी नहीं थे कि हम उसको आगे बढ़ा पाए।
तो ये करके हम लोगों ने उधर ही लोकल स्टार्ट किया 1984 में, और लोकल बेस्ड जो ट्रेडर्स थे उनको मटेरियल देना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके वो इंडस्ट्रीज को हमने आगे बढ़ाया। धीरे करके 2-3 साल में हम ब्रेक इवन पे आए, कुछ सक्सेस भी उसमें अच्छी मिली। 6-7-8 साल के बाद उसमें एक ऐसा दौर आया कि बहुत लोग उस काम में घुसने लगे। 1998 के आसपास। हाँ, 80 के पास एग्जैक्टली वही टाइम। 1998 में ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग उस इंडस्ट्रीज में आए जो इतने अवेयर नहीं थे, उसको पता नहीं था कॉस्टिंग क्या है, बेचना कैसे है। सिर्फ छोटा सा मकसद था उनका कि जल्दी से हम ये कर ले, और आसपास से गांव से बहुत लोग आए। तो छोटी सी पूंजी में स्टार्ट होता था, इन्वेस्टमेंट बड़ा था नहीं, किसान के बेटे होते थे, तो छोटी मोटी पूंजी तो निकल ही जाती है। और जो रेट से मटेरियल कॉस्टिंग हो रहा है उससे अंडर वैल्यू में माल बिकने लगा, और तो कंपटीशन क्रिएट हो गया। बहुत खतरनाक कंपटीशन क्रिएट हो गया, इतना जोरों का कंपटीशन कि आपको सरवाइव करना मुश्किल हो गया। अब हमारे पास तो बड़े पैसे नहीं थे, हम ठीक ठाक अभी हुए ही थे। उसी दौरान 2000 में मेरी शादी हुई, अच्छा। तो छोटा मोटा जो भी बचा था वो उसमें यूज हो गया पैसा, छोटे मोटे घर में रिनोवेट हुए, ये सब करते हुए हमारे पास एक्स्ट्रा फंड नहीं था, और वैसे कोई फाइनेंस की नॉलेज भी नहीं थी हमको कि किस तरह से कैसे रन होना चाहिए इंडस्ट्रीज को। तो वापस में जाके हम थोड़े आए नीचे, और जब वो दौर आया तब हमने 2001-2 में देखा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे अंडर कॉस्ट में माल मार्केट में मिल रहा है। तब जाके 2002 में हमने सोचा कि ये इंडस्ट्रीज को हम आगे मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाएंगे नहीं, और आपने बिजनेस डिसीजन ले लिया उस टाइम पे कि आपको बिजनेस आगे नहीं बढ़ाना है। ये बढ़ाना है, इसको नहीं बढ़ाएंगे। तब कुछ आप जैसे दोस्त थे हमारे, शुभचिंतक हमारे थे, उसने बताया कि जो आप इंडस्ट्रीज को चला रहे हो उसी इंडस्ट्रीज को आप ट्रेड में लग जाओ। तो हमने वही कंपनी में नंदन, जो हमारा रेप्यूटेड तब का ब्रांड थोड़ा बहुत बन चुका था, वही ब्रांड रजिस्टर्ड था, उसमें हमने बाहर से ट्रेडिंग स्टार्ट की, और लोगों से हमने अच्छे रेट में माल उठाए, और बहुत एक पैकेज में बना के एक अलग तरीके से इंडिया में छोटे छोटे सेंटरों में स्टार्ट किया, जो आगे जाके 5 साल में बहुत बड़ा वाइड हो गया। आफ्टर 2000 के बाद। हाँ, 2002 के बाद, 2002 के बाद मतलब 2000 3, 4, 5। तब आपने ये एडक्राफ्ट की शुरुआत करी। नहीं, हेडक्राफ्ट बाद में आया। और बाद में आया। हाँ, वो तो उसके बाद की जर्नी है। तभी भी आप यही मतलब जो फिक्सर की हाँ, फिक्सर के नॉर्मली प्रोडक्ट है, उसमें एक बात ये थी कि उसमें हमने प्रोडक्ट रेंज बढ़ा दी थी, क्योंकि हमें बनाना नहीं था, लोगों से लेना था। मतलब 2 लोग से लो या 200 लोगों से, तो बात एक ही थी कि आपको क्वालिटी चेक करनी है, अच्छे से पैकिंग करनी है, और अच्छे से प्लेसमेंट करके लोगों को डिलीवर करना है। तो आप भी मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर बन गए आप। हाँ, ट्रेडर बन गए हमने। ये तो कितनी टफ जर्नी हो गई। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं सोच रहा हूँ फैक्ट्री का मालिक बनूंगा थोड़ा देर में, उसके बाद फैक्ट्री को हटा के आप दूसरे से सामान लेके फिर सेल कर रहे हो। अब वो समय की डिमांड थी कि आपको कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि जो प्रोडक्ट में पैसा नहीं था, अगर आप उसमें ज़्यादा टाइम रुकोगे तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। तो हमने ट्रेडिंग लाइन में बड़ा अच्छा खासा काम कर लिया। सर ये पर्टिकुलर चीज सीखने के लिए सर कि डिसीजन लेना है कि बिजनेस नहीं चल रहा उसको हटा के दूसरा करो, उसमें लोगों को सालों साल निकल जाते हैं। सर, एक लाइन कहावत आपने सुनी होगी, सक्सेसफुल पीपल टेक ए क्विक डिसीजंस। ये तब भी हमारे में पता नहीं था, लेकिन ये क्वालिटी जरूर आ गई थी कि हमको क्विक डिसीजन लेना है, कि ये हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। लीडरशिप प्रिंसिपल है सर। एक लीडरशिप प्रिंसिपल क्या है, आज मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। तो लीडरशिप प्रिंसिपल ये है कि ए लीडर कैन नॉट बी रॉन्ग। या एग्जैक्टली, वो प्रूव करता है। उसको करना ही है सही, किसी भी हालत में सही करना है। ये नहीं चल रहा तो ये करना है, ये नहीं करना तो ये करना है, छोटे उसको सही करना है। अगर वो सही नहीं कर सका, क्योंकि बाकी तो फॉलो कर रहे हैं ना, हाँ, बाकी फॉलोअर्स हैं। काम ही नहीं हो पाएगा आपका। अब मेरे को एग्जैक्टली बताओ कि एड क्राफ्ट की शुरुआत आपने कब करी फिर। वो थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। जैसे ट्रेडिंग की जर्नी बड़ी अच्छी रही, लेकिन दिल में यह था कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, हमारी अपनी क्वालिटी को बाहर कैसे निकालें। जो बचपन में हम कर रहे थे, ड्राइंग अच्छा जानते थे, जैसे वो इंडस्ट्रियल ड्राइंग सीखने में से तो 2D 3D ड्राइंग, डायमेंशन, डेप्थ, वाइड, ये सब नॉलेज आ चुका था प्रोडक्ट के बारे में। तो बात ये थी कि हमको इसको आगे बढ़ाना था। तो बीच में हमको लगा कि हम अपने लिए क्या कुछ करें, हम अपने अंदर से आवाज़ आ रही थी कि कुछ अपने लिए क्या करें। तब हमने एक और फॉर्म स्टार्ट कर ली थी 2008 में, ऑब्वियसली सितंबर में। और वो नंदन हार्डवेयर गैलरी, हमारा एक रिटेल शोरूम हमने ओपन किया था तब, जो हमारी दूसरी इनकम बन गई। 1 साल 2 साल में 2009-10 में वो बड़ा सक्सेसफुली रन हो गया, और अच्छी खासी इनकम हो गई। जो हमारी घर के ऊपर का फ्लोर था, मतलब ये रोड की साइड हमारा पुराना घर था, उसी के ऊपर ही हमने ऑफिस और ये दोनों चीज पैरेलल चलाई।
अच्छा खासा एक इनकम हो गया आपका ट्रेडिंग का, दूसरा इनकम हो गया आपका शोरूम का। 2010 में लगा कि वाकई में हमें कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तब लेक्स में इनकम थी, बहुत कम लोग होंगे जो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते। मतलब अभी कह रहा हूँ 1988 1986 से लेकर 2010 तक आप स्ट्रगल फेज में ही थे। 2000 नहीं, 2010 नहीं, 2006 के बाद हम अच्छी इनकम में थे। 6-7 बड़ा इनकम सब वो ग्राफ ऊंचा ही था। 2010 में तो हम लैक्स में इनकम में आ गए थे। मतलब एक बात बताओ ना गिरधर जी, सिंपल सी बात करते हैं कि बिजनेस जो भी करना चाहता है जो भी, तो मतलब 6-7 साल 8 साल लगते हैं बिजनेस को बनाने में। मतलब ऐसा कोई क्विक फॉर्मूला नहीं कि 2 साल में 3 साल में खड़ा कर दिया बिजनेस। अगर आज के टाइम में डिजिटल युग में कुछ हो सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक मैच्योर, एक स्टेबल और एक एक हाइट का अगर बिजनेस बनाना है तो आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा। ये जैसे बेबी केयर की तरह है, या बच्चा संभाल के आप 18 साल 20 साल 22 साल तक की एज में लेके जाते हो, तब उसको सिखा के सब आपको लगता है ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये ऐसी बात है सर, लाइक ए बेबी। राइट राइट राइट। मतलब आपका क्या मोटिवेशन था, मतलब आपको क्यों करना था बिजनेस? कुछ एक अंदर की बात बताओ कि मतलब ये कुछ समाज सुधार करना था, खुद को निखारना था। पहले तो ये था कि सर, जो घर से हम आ रहे थे, जिस हिसाब से हम जी रहे थे, वो हमको उतना कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी बहुत कम पसंद थी। कि जब आप एक बड़ा अपना खुद एम्पायर खड़ा करोगे तब भी आप अपने टाइप का लाइफ और अपना जो भी है वो जी सकते हो। ये बहुत बड़ा रोल था कि उस चीज़ को लेके, मतलब किसी चीज़ का न होना आपके लिए बड़ा मोटिवेशन हो सकता है मेरे हिसाब से। तो अभी अभी थोड़ा मेरे को आप यहाँ पे आते हैं, आर्ट क्राफ्ट पे आते हैं। मतलब आर्ट क्राफ्ट में आप क्या करते हो, एग्जैक्टली क्या करते हो? एडक्राफ्ट में सर ऐसा है कि एडक्राफ्ट में हम डिजाइनर हार्डवेयर बनाते हैं, और मैं एडक्राफ्ट के ब्रीफ का जो 2-3 पॉइंट है शायद उसको कवर करना चाहूँगा कि क्यों ये हम इस लाइन में आए और क्यों हम इस जगह पे पहुँचे। वो कनेक्शन ज़रूरी है, लोगों तक पहुँचना। तो 2010 में अच्छी इनकम थी, पैसे थे, सब था, मार्केट भी इंडिया में जमा चुके थे जो रेगुलर प्रोडक्ट में थे। तभी भी हम कुछ इनोवेशन करने का सोच रहे थे कि कुछ अच्छा चीज़ बनाए, कुछ अच्छा चीज़ बनाए। लिमिटेशंस बहुत थे रेगुलर प्रोडक्ट्स में, तो हमने कुछ और प्रोडक्ट को भी ट्राई किया। तब 1 मंथ में 2 ऐसे पॉइंट्स आए जो हमको बड़े इंस्पायर कर गए। एक पॉइंट ऐसा था, जो हमारे सिटी से 120 किलोमीटर दूर से एक कोई पर्सन आते थे कारपेंटर हमारे रिटेल शोरूम में अच्छी चीज़ों लेने के लिए। वो बुजुर्ग बहुत ही ऐसे इंसान थे जो रिस्पेक्टेबल पर्सन थे और नॉलेजेबल भी थे। तो उसने जब हम बैठे थे तब उसने एक कैलकुलेशन दिखाई मेरे को कि अगर डोर पे हमें लॉक करना है तो बाहर से हम अल्ट्रोप लगाते, पीछे से लेच लगाते, ऊपर से एक टावर बोल्ट लगाते और ऊपर से हम लॉक लगाते हैं। ये इन जितनी भी पैसे का इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है, उतने में अगर आप एक हैंडल मोर्टिस लॉक या कुछ ऐसा बना के देते हो, तो आपका इंडस्ट्रीज़ में बड़ा वेलकम हो जाएगा। और तब हमने देखा कि जो कुछ प्रोडक्ट आ रहे थे, उसके इर्द-गिर्द ही आ रहे थे। बजाय उसके कि अल्ट्रोप में ये लॉक बड़ा अच्छा प्यारा लगता है डोर पे। तो ये उसने एक बात बताई, वो हमें अपील कर गई, क्योंकि वो छोटे से गाँव में वो 13 पीस हमारी शोरूम से लेके गए, जो खेत में एक मकान बन रहा था। वहाँ के खेत आबादी वाले, मतलब बड़ी इनकम। तो वो हमें लगा कि ये प्रोडक्ट अगर यहाँ पे लग सकता है तो आने वाले टाइम में रिवॉल्यूशन आना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और ये आएगा ही। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस लोग की इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। ये बड़ा इंस्पिरेशन हमें वहाँ से मिला। दूसरा, हमने देखा कि हमें जो डिज़ाइनर हार्डवेयर बनानी थी, या दिल में था कि जो हम डिज़ाइन अच्छा बना सकते थे, वो हम इसमें कर पाएँगे। राइट। तो ये 2 पॉइंट हमारे साथ इकट्ठा हुए, और इस 2 पॉइंट की मिलने पर हमने एडक्राफ्ट का जन्म हुआ, ऐसा बोल सकते हैं आप। मतलब कोई बंदा आया आपको, उसने आपको गाइडेंस दिया। हाँ। मतलब देखो, अगर ऊपर से अगर फिल्मी दुनिया जैसे देखा जाए, ऊपर ऊपर से जर्नी देखे जाए, सर ने कहाँ से स्टार्ट किया, फिर कोई बंदा आया और उसने उसको राह दिखाई, फिर ऐसा हुआ और सही हो गया। आप मैं जित भी बंदों से बात करता हूँ, मतलब ठीक है, भगवान की कृपा बनी रहनी चाहिए हमेशा। बट जब मैं मेरी ज़िंदगी की बात करता हूँ तो कभी मेरे लोग बोलते हैं ना कि मेरे को फ़ोन आया या मेरे को उसने राह दिखाई, उसने ऐसा किया। मतलब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो पाया। मतलब मैं तो ये बोलता था कि मैं ये कर रहा हूँ, अब ये करूँगा, अब ये करूँगा, अब ये करूँगा। मैंने 2012 में सर बीटेक कंप्लीट करी। जी। सॉरी, 2010 में बीटेक कंप्लीट करी, 2012 में एमबीए कंप्लीट करी। मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहता था, बट किसी कारणवश मैं बन नहीं अभी पाया। दिख रहे हैं आप वैसे तो। ठीक है, मैं बन नहीं पाया किसी कारणवश, और मैंने बहुत मेहनत भी करी, पर ठीक है, मेहनत का फल नहीं मिल पाया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कुछ तो करेंगे। फिर मैंने नौकरी करना स्टार्ट किया, नौकरी के साथ साथ मैं बिज़नेस भी स्टार्ट किया। तो 2012 से लेकर 2020 तक 8-9 साल
मैं नौकरी भी करता रहा, बिजनेस भी करता रहा, कुछ कुछ छोटा छोटा। मैंने कहा कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। कभी चिप्स बेचते, तो कभी आईटी की कंपनी स्टार्ट करते, तो कभी कपड़े बेचते, तो कभी सैनिटाइजर बेचते। ऐसे करके 10-12 प्रोडक्ट मैंने खूब स्टार्ट किया। मैंने बोला कभी लक नहीं साथ दे रहा। मैंने कहा हो क्या रहा है ये। और मैंने एक कहावत सुनी थी, एक सिक्के को आप 10 बार उछालोगे, एक बार तो सही बार तो गिरेगा ही। गिरेगा ही गिरेगा, मतलब एक बार तो हेड आएगा ही आएगा। मैंने कहा लगे रहो अभी से, कोई बात नहीं, जो भी सिचुएशन होगी हैंडल करेंगे। तो टफ टाइम में मैंने गुजारा पूरा। फिर 2020 में मैंने स्टार्ट किया, एक मैंने कहा एक और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये सही चल रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, इसमें एंट्री मारते हैं। वहाँ एंट्री मारी तो थोड़ा किस्मत ने साथ दिया और पुश मारा। और जो मेरी लाइफ की लर्निंग थी वो मैंने लगाई, और 3 साल में मैंने 150 लोगों की कंपनी खड़ी कर दी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट ऐसा नहीं हो पाया कि वो मतलब एक फ़ोन आता है कि भैया ये कर, ऐसा कर, ये तेरा सजेशन है। ठीक है, मतलब मैं उसकी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, एक मैसेज होता है। कभी भी वो भाई साहब ने कुछ हमें कैलकुलेशन बताई, वो एक छोटा सा मैसेज था। उस बात को हम उस एंगल से देखे थे कि सक्सेस एज ए थीन लाइन, सक्सेस एक थीन लाइन होती है। कभी आपको लगेगा कि जाए नहीं जाए, करे नहीं करे, वो बहुत एक छोटी सी पतली भेद रेखा होती है। कई लोग होते हैं उस चीज को जाके पकड़ लेते कि नहीं, ये इसमें दिख रहा है, हमें करना चाहिए। तो वैसा ही एक वो पॉइंट था कि हमें कुछ इंस्पायर हुए कि वाकई में हमें ये एक बार करना चाहिए। मतलब कुछ स्कोप हमें दिखी और तभी से। और दूसरा ये भी था कि हमें जो बनाना था वो उसमें फ्रीडम थी। हम अपने एंड पे जो बचपन से सोच रहे थे कुछ करे अपने एंड पे, वो इसमें बड़ा स्कोप था। तो ये कहानी है, स्टार्टिंग पॉइंट है। बहुत बढ़िया गिरधर जी। एक छोटी सी बात और करते हैं, घर बनाना सब लोगों का सपना होता है, इमोशंस के साथ बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं। पर क्या हैंडल्स में भी जब वो इमोशंस बाहर आते हैं कि मैं ऐसा हैंडल लगाऊंगा, या फिर बस लगा देते हैं? होता है, ज़रूर होता है। आपका जब घर बना होगा तब 10 लोग आए होंगे, 25 गेस्ट आए होंगे, तो आपने कई लोगों को ये घर बताया होगा कि सर देखो ये हमने ऐसे लिया, ये वैसे लिया, वो वैसे किया। तब आप नोटिस कीजिएगा, जो भी डिज़ाइनर प्रोडक्ट है आपके घर के, वो बाकायदा आप ऐसे चाहते हो कि लोग देखें। इज़ इट राइट? हाँ, कर। वही काम है। तो आपके घर में अगर सुंदर रेंडर लगे, डिज़ाइनर रेंडर लगे, तो आप चाहेंगे कि लोग उसको नोटिस करें। तो वो एक सिर्फ़ ऑपरेशनल प्रोडक्ट नहीं है। वो एक डिज़ाइनर हार्डवेयर है, तो वो एक मायने रखता है कि आप उसमें अपना इमोशन या अपना क्वालिटी जो भी है वो आप देख सको। अच्छा, ब्रास और स्टील के हैंडल में क्या फ़र्क है, और कौन सा लगाना चाहिए सबसे ज़्यादा? देखो दोनों ही अपनी जगह पे कायम है। हमने जब स्टार्ट किया तब एक ये बड़ा पॉइंट था कि हम किस मेटल में काम करें। तब 3 मेटल था, 3 मेटल में काम हो रहा था। जिंक, स्टील और ये ब्रास। ब्रास पुराने टाइम से हो रहा था अलीगढ़ में, जैसे काफ़ी पुराने मैन्युफैक्चर लोग हैं। जिंक में काफ़ी सारा माल आ रहा था चाइना से हमारे टाइम में, और चाइना का ऐसा था कि पूरा मार्केट भरा पड़ा था। चाइना। लेकिन एक हमने नोटिस किया हमारे शोरूम से कि जो हमने जिंक के हैंडल बेचे थे वो कहीं न कहीं ब्रेक हो रहे थे। टूट रहे थे। हाँ, टूट रहे थे। वो हमें लगा कि ये ड्यूरेबल नहीं है तो उसमें नहीं जाएँगे। दूसरा हमारे वो ऑप्शन था स्टील और ब्रास। स्टील में होता है डिज़ाइन का लिमिटेशन। हुँ। उसमें आप बहुत सारे ऑपरेशंस बना के प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो डिज़ाइन का लिमिटेशन होता है। कटिंग के इसलिए, कटिंग होती है इस वजह हाँ, से। वही वही सारे ऑपरेशन जो बनाने हैं, आपको कर्व लेना है, आपको कुछ शेप देने हैं, तो वो पॉसिबल बहुत कम है। अगर है भी तो बड़ा कॉस्टिंग है, बड़ा उसका कॉस्ट बैठता है आपका, लेबर चार्ज बहुत लगती है वगैरह-वगैरह। ब्रास में वो चीज़ आसानी से आप क्राफ्टेड कर सकते हो। जैसे आप मूर्तियाँ देखते हो। हाँ, ब्रास की मूर्तियाँ बहुत बहुत शानदार बन के आती है, भगवान की मूर्ति आती है, मतलब मशीन कट तो ऐसा होता है कि क्या बनाया है यार, मतलब क्या खूबसूरत है। तो वही वही पॉइंट है कि ब्रास में आप आपकी लिमिट नहीं है, आप जितना बेहतर चाहो उतना प्रोडक्ट बना। तभी हमने जाके देखा। और दूसरा एक बेनिफिट ये भी था कि जामनगर को पूरे वर्ल्ड में ब्रास सिटी माना जाता है, तो वहाँ रॉ मटेरियल, उसकी बाकी टेक्निकल चीज़ें, उसकी मशीनें वगैरह, टेक्निकल पर्सन, वो सब वहाँ पे अवेलेबल था। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत की पॉइंट था। अच्छा गिरधर जी, आज की बात करते हैं। आपने ब्रास मेटल का बनाया, तो दुनिया थोड़ी चेंज हो रही है और फास्ट स्पीड से चेंज हो रही है। तो आजकल है ना वो लॉक आ गए, 1 2 3 4 दबाओ और वो खोलो, डिजिटल। डिजिटल लॉक। तो आपको लगता नहीं है कि मतलब ये जो, जैसे मैंने भी मेरे घर पे वो लगा दिया डिजिटल, अब दोनों तीनों 3 कमरे, तो तीनों में मैंने वो लगा दिया। अब वो मेरे जो हैंडल थे वो हटा दिए। आपको लगता नहीं कि अगर इतनी स्पीड से अगर चेंज होगा, तो फ्लैटों में और सब जगह पे वो वाले हैंडल लगना चालू हो जाएंगे? सर 2 तरह से बात है उसमें। एक तरह से ये बात है कि डिजिटल लोग आ रहे हैं और अच्छा मार्केट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और ये एग्ज़ैक्टली ट्रू है। दूसरी बात ये है कि डिजिटल लोग मोस्टली आजकल के घरों में देखे जाए तो मेन डोर पे लगते हैं।
क्यों? घर में 4 पर्सन है, 5 पर्सन है, कभी भी कोई टाइम पे आता है, अपने आप हिसाब से आप करते हो। मेनली जो इंटरनल जो डोर होते हैं, आपके बेडरूम्स होते हैं, बालकनीज़ होती है, वहाँ पे डिजिटल लोग उतने नहीं लगते, शायद आपने देखा होगा। क्योंकि वहाँ पे आपको वो डिजिटल कोड का रिक्वायर्ड नहीं है, आप अकेले ही जाने वाले हो, अकेले ही खोलने वाले हो, अकेले ही यूज़ करने वाले हो। तो डिजिटल लॉक का मेन डोर पे एक रोल रहता है। मेन डोर में भी 2 डोर है, एक सेफ्टी डोर है, एक इंटरनल मेन डोर है। तो आप 2 में से कोई भी एक डोर पे वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट करते हो, लेकिन जब भी कोई आपका गेस्ट आता है, आप याद रखिए आपका फ्रंट डोर जो होता है ना, वो देख के उसके दिमाग में आपके घर की वैल्यू या उसका एक इमेजिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आप मेन डोर को जिस तरह से डिज़ाइन करते हो, आपने देखा होगा कहीं घरों में, फ्लैटों में, बंगलों में, विलास में, तो वहाँ पे वो आर्ट वाली चीज़ें उनको बहुत सुंदर लगती है। अच्छा, एक नॉर्मल आदमी तो एक हार्ड बंदा, हर आदमी की देखने की दृष्टि होती है कि कोई किस तरह से क्या देखता है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, तो मेरे को आपको देखने की दृष्टि है, आप मेरे को अलग तरीके से देख रहे होगे। तो अब हार्डवेयर जब लेते हैं तो नॉर्मल सा होता है कि भाई मैंने तो एक हार्डवेयर ले लिया, लॉक ले लिया और लगा दिया। और आपके लिए शायद वो इमोशन है। तो आप किस तरह से देखते हो उस पर्टिकुलर चीज़ को? जैसे मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ बार-बार कि अगर ऑटो वाला अगर कोई चल रहा है तो उसको सवारी दिखती ना, तो उसको सवारी नहीं दिखती, उसको पैसे दिखते हैं कि ₹20, ₹25, ₹40। करेक्ट है क्या? हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं या हम प्रोडक्ट को जो देखते हैं, वो वैसे नहीं देखते कि वो एक ऑपरेशनल प्रोडक्ट है, आप उसको ओपन करो और यूज़ करो और कंप्लीट करो। वो जब डोर पे लगेगा तो कितना खूबसूरत लगेगा, आपके घर का एक ब्यूटी बढ़ेगा। डोर के लिए वो एक आर्ट का रोल प्ले करेगा। उस तरह से हम प्रोडक्ट को देखते हैं और तभी जाके ये नतीजा मिलता है कि कुछ अच्छी चीज़ निकल के बाहर आती है। राइट, इमोशंस मेरे को लगता है ना, इंडिया में इमोशंस बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा है। मतलब हर चीज़ में इमोशन देखते हैं। मैं तो पेन भी पकड़ता हूँ तो भी उसमें इमोशंस देखता हूँ, एक पेपर भी होगा तो भी उसमें इमोशंस देखता हूँ। अगर चीज़ों में इमोशन नहीं होगा ना, वो घर घर नहीं लगता अपन को अपने हिसाब से। एग्ज़ैक्टली, करेक्ट है? एग्ज़ैक्टली। अच्छा, एक बात बताओ, तो इसी बात पे हम बात करते हैं। चाइना में मास प्रोडक्शन होता है हाँ। और इंडिया में थोड़ा कम प्रोडक्शन होता है। इंडिया में हम इमोशनल देखते हैं, चाइना वाले बस भर भर के बेचते रहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है आखिर? ये डिफरेंट उस बात का है कि मास और क्लास की बात है। जहाँ पे मास है, वहाँ पे क्लास नहीं है, जहाँ पे क्लास है, वहाँ पे मास नहीं है। भारत में जो चीज़ें बनती है, ऐसा नहीं है कि मास में नहीं है, लेकिन भारत में भी 2 वर्ग है। जैसे मास में कुछ सारी चीज़ें हैं। आप ऐसा मान के चलें कि पेन का यूज़ क्या है? आपको सिर्फ लिखना है ना, तो सर उसमें डायलॉग की भी पेन बिकती है। हुँ, आप उसे भी लिख रहे हैं, आपके हाथ में जो है वो शायद ₹20 में मिल जाएगी। राइट। तो वो भी एक पेन है। तो ये मास का प्रोडक्ट हो गया, जो आपके फेस को सुंदर लगता है, आपके ब्लेज़र पे बढ़िया लगता है, वो एक क्लास की चीज़ हो गई। तो हैंडल का भी सेम वही है, इंडस्ट्रीज़ का भी सेम है। चाइना अपने मास में चल रहा है, इंडिया में कुछ लोग हैं जो अपने क्लास में चल रहे हैं, इटली है अपने क्लास में चल रहा है। प्रोडक्ट कहाँ का है? दोनों का एक ही काम है, डोर पे लगना है, ओपन होना है और आपको जाना है और लॉक करना है। लेकिन इटली का कोई ₹2,00,000 होता है, चाइना में 2,000 में मिल जाता है। अच्छा, आपने तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई, सब कुछ काम किया। मतलब जब आप बोल रहे हो, जब मैंने आपसे बात करी स्टार्टिंग में, बोला कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैं खुद ही शॉक में, मैंने कहा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो सकती है इंडिया में इसकी। तो हम चाइना पे इतने डिपेंडेंट क्यों हैं जब हम सब सामान बना सकते हैं? आज लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से डरते क्यों हैं? देखो, उसमें पहले ये रोल था कि गवर्नमेंट की ओर से कुछ सहायता कम मिल रही थी, हुँ, कुछ ये जो भी आपके प्रोसीजर रहते थे वो थोड़े टफ थे, लेकिन आज वो रोल नहीं है। आज अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इंडिया आगे नहीं निकल रहा है। जैसे चिप्स हुआ में आप देखो, बाकी और प्रोडक्ट्स में देखो, कार मैन्युफैक्चरिंग देखो, बहुत सारे प्रोडक्टों में हम उभर के आ रहे हैं। राइट। हाँ, हमको मौका शायद इतना पहले नहीं मिला था, जो पिछले 10-15 सालों में मिल रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आगे ग्रो कर ही रहे हैं ना, आप ग्राफ उठा के देख लीजिए बहुत सारे। टॉप ऑफ द टॉप कारें यहाँ पे बन रही है, टॉप ऑफ द टॉप प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सारे एयरक्राफ्ट के पुर्जे, अभी तो हमारे डिफेंस के भी बहुत सारे रॉकेट-वॉकेट वो सब यहाँ पे बनने शुरू असेंबल हो रहे हैं कि बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं मैन्युफैक्चर, सर, यस, बन या रहे फिर हैं। बाहर से लाके असेंबल कर रहे नहीं, हैं? नहीं सर बन रहे हैं, बन रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए डाटा कि असेंबल यूनिट कितने हैं और मैन्युफैक्चरिंग कितना ग्रो हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है हाँ, किसी बहुत भी बड़ा इस रोल है। मैन्युफैक्चरर को मेक इन बहुत बढ़िया। इंडिया को काफ़ी वेटेज मिल भी रहा है और सपोर्ट ले रहे हैं लोग। बट मैं 2-3 आईएएस ऑफिसर से बात करी है, तो जो डायरेक्टली पीएमओ में काम किए हुए हैं, हाँ। और इंटरव्यू भी है मेरे उनके साथ में। हाँ जी। सो बट उनका कहना तो ऐसा है कि मेक इन इंडिया इज़ नॉट अ सक्सेस। मुझे शायद हुँ। उस तरह से नहीं देखने का लग रहा है, लेकिन जो मैं लग रहा है वो बता रहा हूँ। मेक इन इंडिया जितने सिटी हम लोग 110-20 सिटी में काम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ग्रो हुए। हम किसी और से मिलते बात करते थे कि पहले ये हम इंपोर्ट करते थे, आज हम बना रहे हैं। ये वर्ड हमें सुनने को बहुत बार मिलने आ रहा है। मतलब पहले में और अभी में काफ़ी डिफरेंस हाँ, नज़र आ रहा है है आपको। बन रहा है, इंडिया में बन रहा है।
एक और तरीका है, जो बायर्स होते हैं ना, उनका भी नजरिया थोड़ा चेंज हुआ है, पहले ये नहीं था। अच्छा, कैसे चेंज हुआ है, क्या वो हो गया चेंज इसीलिए हुआ था कि आपको कहीं ना कहीं जो पिछले सालों में चाइना की हरकतें सामने आई है, वो देख के लोग मेक इन इंडिया को एज ए इंडियन में, हम लोग तो किसी को प्रमोट करते तो बात करते हमारी कंपनी का नहीं, किसी और इंडियन भाई का प्रोडक्ट लो, लेकिन आप एटलीस्ट इंडियन का प्रोडक्ट लो, क्योंकि अगर आपके पैसे कहीं और जा रहे हैं तो वो पैसे से बॉम्ब बना के हमको ही झेलने हैं। तो गिरधर जी, आपके इंडियन कस्टमर ज़्यादा हैं या एक्सपोर्ट ज़्यादा होता नहीं, है? डोमेस्टिक हम बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओवरसीज में अभी हम पिछले 5 साल से बढ़ रहे हैं, और आने वाले सालों में अब हम उसको बढ़ाएं। अच्छा, हैंडल की अगर डिजाइनिंग इंडस्ट्री की बात करें तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, कितने लाख करोड़ की इंडस्ट्री होगी इंडिया में ये? सर, ये 5,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज गोदरेज ने शायद जस्टिफाई किया था लास्ट ईयर। 5000 करोड़ हाँ। सिर्फ हैंडल्स की? हाँ। तो कोई क्लाइंट का टेस्टिमोनियल की बात करो, किसी क्लाइंट को भी, कोई क्लाइंट मिला आपको जो फॉरेन क्लाइंट मिला, उसने बोला कि आई वांट दिस प्रोडक्ट फॉर माय होम, अभी चाहिए मेरे को, करना है? ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, आपने बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट किया। ये आज से हमारे साथ हुआ है। हैं। एक बार ऐसा था, फ्राइडे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ऑफ होता था, मैं और एक दोस्त लोग ऐसे ही रोमिंग कर रहे थे, तो एक कॉल आया। उसके आगे भी 1-2 कॉल आए थे अगले दिन, लेकिन उस दिन एक कॉल आया, कोई बंदा मेरे को बोल रहा है कि हमारे पास बायर है और हम जामनगर में, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब ऐसे कॉल बहुत सारी कंपनियों से आते हैं आपको, कि हम बायर्स आपको देंगे, ये करा देंगे, आपका एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, एक्सपोर्ट के डाटा देंगे। तो हमने उसी में लिया, तो उसको ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया। 2 बार उसका बंदे का फ़ोन आया कि सर हम लोग जामनगर में आए हुए हैं, और उसने बाद में ये बोला, वो बायर से बोल रहा था, बाद में उसने ये बोला कि मैं इंडियन एम्बेसी से हूँ। वो शायद मेरे को अटक हुआ कि क्या बात है। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मैंने बोला सर आप अपना विजिटिंग कार्ड भेजिए मुझे। तो उसने विजिटिंग कार्ड भेजा, मैंने बकायदा देखा तो भारत सरकार वगैरह वगैरह, तो मैं हैरान हो गया, ये वाकई में ये जेन्युइन लग रहा है। तो उसने बोला सर हम, आप, मेरे पास कोई फॉरेन से बाहर है, आपको मिलाना चाहते हैं, उसका आपके प्रोडक्ट में बहुत इंटरेस्ट है। बोला बहुत बढ़िया है, लेकिन आज तो फ्राइडे हमारा साहब ऑफ है। तो बोला कल की हमारी रिटर्न फ्लाइट है, हमारे 12-1 बजे जामनगर से मुंबई की फ्लाइट चलती है। वो जाने लगे कि भाई कल तो हम चले जाएंगे, कैसे करेंगे। मैंने बोला ठीक है, अर्ली मॉर्निंग आप आ जाइए ऑफिस पे, हम लोग मिल लेते हैं। इंडस्ट्री सिटी से बाहर है, लेकिन एयरपोर्ट से 3-4 किलोमीटर में हमारा हेड ऑफिस है। तो हमने वहाँ पे सैंपल मंगा के 10 बजे का मीटिंग सेट किया। अब वो फॉरेन लेडी को लेके आया, स्वीडिश कंपनी थी। उसने, उस बंदे ने मुझे बताया कि सर हमने पूरी मार्केट R&D करके, ये करके हमने इस टाइप की प्रोडक्ट को ये मैडम को शेयर किया था, और उसने बाद में बोला कि हम इस कंपनी को मिलना चाहेंगे। तो उसके बाद वो आए, बहुत इंटरेस्ट दिखाया, और बहुत बड़ी अमाउंट का उसने किया कि हमारे लिए आप ऐसे क्राफ्टेड चीज़ें बनाइए, हम आपको बड़ा बिजनेस देंगे। और करीबन 90-100 करोड़ का उसने एश्योर किया कि हम इतना बिजनेस आपको साल में दे सकते हैं, आप हमारे लिए कुछ इस टाइप के डिज़ाइन बना के अलग से हमको दे। हमने बहुत अपने आप को बड़ा गर्व फील किया कि एज ए इंडियन कंपनी हम सबको गर्व लेना चाहिए कि हमें ये इज्जत मिल रही है। एब्सोल्युटली, मतलब मेरे को यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है गिरधर जी, कि अपॉर्चुनिटी का टाइम है, आएगा, बट आपको उस लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है किसी भी हालत में, अपने सपने को बचा के रखना उस वहां तक। जब वो पॉइंट आएगा तब अपने आप ही पैसे की भी बरसात हो सकती है और काम भी हो सकता है वो आपका। आएगा। वो प्रोडक्ट लेके आए हो क्या आप? हाँ, डेफिनेटली दिखाओ है ना प्रोडक्ट, हमारे। फिर क्या प्रोडक्ट है जिसका 100 करोड़ का ऑर्डर आ रहा है आपको? ये अपने आप में एक आर्ट है, ये पूरी वर्ल्ड में जहाँ पर भी देखा जाता है तो इसको एक अलग एंगल से लोग देखते हैं, और आपको लगेगा ही वाकई में कि ये प्रोडक्ट आपके डोर पे लगा हो तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक आर्ट लगा हो वैसा। राइट। इज इट राइट? हाँ, बिल्कुल राइट। तो ये तो डिजिटल लॉक में भी लग सकता है, मतलब अगर लगा है वो। नहीं, डिजिटल लॉक में सर इस टाइप की डिजाइनिंग नहीं हो सकती, अगर आपने गौर से देखा होगा तो। उसमें कुछ ऐसी चीजें आपको डालनी होती है, जो सर्किट है, उसका बाहर का कीपैड है, वो वगैरह, तो वो ब्यूटी को कहीं ना कहीं किल करेगा। हाँ, बाकी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देख के वो लोग आए। हाँ, ये उसने देखा हुआ था, इस टाइप के और भी प्रोडक्ट देखे हुए थे, लेकिन उसको लगा कि ये लोग ऐसे आर्ट वाले प्रोडक्ट बनाते हैं वैसे। तो इंडिया में कितने मैन्युफैक्चर होंगे जो इस टाइप के प्रोडक्ट बनाते होंगे? हजारों मैन्युफैक्चर। हजारों हो? हाँ, ऑर्डिनरी मैन्युफैक्चर में बोल रहा हूँ, लेकिन डिजाइनर हार्डवेयर में बहुत कम लोग हैं। कितने लोग होंगे लगभग, कितना कंपटीशन होगा आपका? क्या हमारा कंपटीशन आप बात कंपटीशन कर? तो हमारे से ही है, किसी और से नहीं। हम लोग अपना ही रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहते हैं हर बार, किसी से ऐसा सोचते नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। वो
हमारा रोल भी नहीं है। हमें क्या करना है आने वाले 5 से 10 साल में, उस पे ध्यान देते हैं। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि इंडिया में अगर ऐसे देखे जाए तो 5 से 10 ऐसी कंपनियां होगी जो इस टाइप के प्रोडक्टों में कुछ ना कुछ मेहनत करती है। गिरधर जी, आप कंपटीशन एनालिसिस में बिलीव नहीं करते हो क्या फिर? मतलब क्योंकि इसका एनालिसिस करना चाहिए कि वो कितना बिजनेस कर इसमें रहा सर है, 2 कैसे कर चीज़ें रहा है। हैं, इसमें सर 2 चीज़ें हैं। एक होते क्रिएटर्स, एक होते फॉलोअर्स। तो 2 हिस्सों में बँटा है पूरा मार्केट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिएटर्स होते हैं। जब हमने इनिशियली जामनगर में शुरुआत की तब ये प्रोडक्ट्स जामनगर में नहीं बनते थे। जामनगर में फिक्सर प्रोडक्ट ही बनते थे। जब हम ये लेके मार्केट में गए तो लोगों का विश्वास नहीं था कि ये प्रोडक्ट आप चाइना से ले रहे हो या कहीं और से ले रहे हो, बना नहीं रहे। बहुत डीलरों ने ट्रस्ट नहीं किया। वो बोले ये आप बनाई थी ना। बाद में धीरे-धीरे जाके लोगों को ये समझना हुआ, हमने बनाया। अब हमने एक लेवल पे सक्सेस हासिल की, जब लोगों को लगा एक ब्रांड हो गया एस्टेब्लिश, बहुत अच्छी वैल्यू मिलने लगी। तब हमारा छोटा सिटी है, वहाँ बहुत सारे लोग देख रहे थे हमको। जल्दी से कानो-कान पता चल जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे फॉलोअर्स आए कि हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी। लेकिन आज इंडिया में 2 हिस्सों में बँटा है पूरा नेटवर्क। एक होते क्रिएटर्स, जो लोग उसमें बिलीव करते हैं, और जो लोग फॉलोअर्स है, वो बाकी का मार्केट को रन करते हैं। तो ये डोर हैंडल की अगर वो पैसे की बात करें तो शायद 1000 रुपये का भी आता होगा और 5 उससे लाख भी रुपए का, कम 5 लाख रुपए का भी 500-600। होगा। हाँ। तो कैसे डिसाइड कैसे करें प्राइसिंग की? मतलब जिसके पास जितना पैसा है वो खर्च कर दे। नहीं, आप क्या लेने निकले उस बात पे निर्भर है ना थोड़ा सर। बताओ ना कैसे कैसे सर स्टार आता है। 250 में भी शर्ट मिल रही है, और 3000 में भी मिल रहा है, और 35,000 में भी मिल रही राइट। है। तो नहीं, मैं आप अपन क्या। हैंडल की बात करेंगे, मतलब उसमें क्या मेंटेलिटी रहती है लोगों की? नहीं, आपका घर किस तरह का है, आप क्या बजट लेके निकले हो, किस तरह का इंटीरियर बना रहे हो, कौन इंटीरियर कर रहा है, उस बात पे निर्भर करता है कि आप 500 वाला प्रोडक्ट लगाने वाले हो 5000 का है। अगर आप 90 करोड़ का, सॉरी 90 लाख का अगर फ्लैट बना रहे हो, तो डेफिनेटली आपका एक बजट रहेगा ना कि मैं 5-10 हजार 25,000 इसमें डालूं। तो आप उस तरह की प्रोडक्ट देखते हो। अगर आपका 20 लाख का फ्लैट है तो उस तरह की प्रोडक्ट देखते हो। 50 से 60 लाख का फ्लैट है या 2 करोड़ का विला है, आज जैसे हमारे प्रोडक्ट से 3 से 4 सीएम के घर में लग रहे हैं, अभी जस्ट एक सीएम के घर में, तेलंगाना के सीएम में घर में लग रहे हैं, तो उनका वो बजट होता है। वाह, अपन यहाँ तक पहुंच गए। हाँ, ये क्रेडिट मिल रही है, ग्रेस ऑफ गॉड। हाँ, किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टीम। हाँ। मुझे आप आज सिखाओ कि कैसे टीम को कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे उनको नरिश किया जाए, कैसे उनको लॉन्गेटिविटी दिखाई जाए, क्योंकि आजकल तो तुरंत आए छोड़ा भैया कि काम हो रहा तो नहीं, पेपर डाला चले गए। कैसे एक अच्छी टीम बनाई जाए सर? टीम में 2 बात है सर, एक इंटरनल हमारी टीम होते है, एक आउटर टीम होती है। इंटरनल टीम होती है जो कंपनी को सपोर्ट में चलती है। आपके कंपनी के सपोर्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो, तो इंटरनल टीम में ये है कि लोगों को आपको समझना है, उसकी राय क्या है, उसके खर्चे क्या है, उसको फ्यूचर में क्या चाहिए। अगर उन सारी चीज़ों को आप अपने ड्रीम के साथ क्लब कर लेते हो, तो वाक़ई उसके भी ड्रीम कंप्लीट होते हैं, आपके भी ड्रीम कंपनी के भी कंप्लीट होते हैं। ये लेके आपको चलना है। हमारी टीम के बारे में पर्टिकुलर अगर आपको बताया जाए, तो वो जो बुजुर्ग मैंने मैं आपको बताया था ना तक, जिसने ये हमको कैलकुलेशन देके, उनके एक बेटे थे। तो जब हमको एक अलग से यूनिट बनानी थी तब हम उसको मिले कि भाई हम एक यूनिट लगाना चाहते हैं, आप उसको देखेंगे ज़रा, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी 2 बिज़नेस थे। तो बोले हाँ, हम उसको टेक केयर करेंगे। उसको भी कुछ एक ज़रूरत था, तो हमने इंडस्ट्री लगाई। वो डे 1 से आज भी साथ है, इतने साल से, और वो कोर टीम में है हमारे। फिर जो हमने पहली कंपनी लगाई थी 1994 में, उसमें एक मेरे मामा के लड़के साथ में थे, जो स्ट्रगल टाइम में हमको छोड़ के चले गए थे सूरत में। वो वापस 5 साल 6 साल के बाद उसको कॉल आया कि मुझे वापस आना है, अगर कुछ मैं देख सकता हूँ, तो हमने वापस उसको भी टीम में ऐड कर लिया। ऐसे करके एक जब काम बढ़ा, हमको लगा कि इसको हैंडल करने के लिए और एक दमदार आदमी को चाहिए। तो मेरा एक दोस्त था जो एक बड़ी अच्छी कंपनी पे काम कर रहा था। उसको हमने ऑफ़र किया कि दोस्त, कोई एक ऐसा बंदा हमके लाके दो जो इस काम को देखे। तो उसने मुझे ये बताया, ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। उस बंदे ने मुझे हमें ये बताया कि मैं ही खुद आ जाता हूँ। मैंने बोला आप इतनी पोज़ीशन पे काम कर रहे हो, आपको हमारे कंपनी में इतना पेमेंट नहीं मिला। बोला गिरधर भाई, हमने बहुत पैसे के लिए भाग लिए, अब अच्छे लोगों के साथ भागना है। हम्म। बाकायदा वो हमारे टीम में ऐड हुए। आज एक और पर्सन ऐड हुए जो हमारे कोई रिलेशन में थे, उसको हम और अम, कुछ और फार्मिंग वगैरह प्रोजेक्ट के लिए लिए थे, वो भी ऐड हो गए। ऐसे करके टीम बनती गई। लेकिन मेन बात ये है कि आप उनको समझें, जो आपके साथ है उन लोगों की नीड को समझें, उसको क्या चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें आप देख के चल रहे हो, तो आपके कंपनी की टीम कोरी रहेगी और आपको उनका डेफ़िनेटली सपोर्ट मिलेगा।
ये तो हो गया इंटरनल टीम की बात। एक्सटर्नल टीम को कैसे मैनेज किया जाए? एक्सटर्नल टीम में ये है कि लोगों की उम्मीदें क्या है हमसे, हमें उसके करना है। से एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक इंटीरियर डिजाइनर एक 8x4 का डोर बनाता है। 8x4 का अगर वो डोर बनाता है तो वो डोर के अकॉर्डिंग की हमें अपने हैंडल की डिजाइन बनानी चाहिए, नहीं कि हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग टू इंटीरियर डिजाइनर डोर बनाएंगे। राइट। तो हमें उस टीम, वो जो बाहर की टीम है, मतलब उन लोगों से देखना चाहिए। दूसरी टीम होती है हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की। जिसे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो फ्रंटर, हमारे फेस होते हैं। जो भी चैलेंज आता है, जो भी कंप्लेन आता है, जो भी करेक्शन आता है, जो व्यूज आते हैं, वो उनके पास आता है। हमें मैक्सिमम उसको सुनना चाहिए बाहर की टीम में। पर गिरधर जी एक बात बताओ ना, आज का मतलब दो हिस्से हैं। अब आपने पुराने लोगों को इकट्ठा किया, पुराने लोगों का जैसे मैंने अभी टीम आउटिंग किया तो मैंने वहाँ पे बोला मेरे पास पुराने लोग थे जो मेरी जनरेशन के टाइप के लोग थे। तो उन्होंने बोला वो तो मेरे साथ हैं, पिछले 4-5 सालों से 6 सालों से मेरे साथ साथ हैं। कह रहे अभिषेक जो भी होगा साथ में देख लेंगे, कम ज़्यादा जो भी होगा करेंगे बट साथ में करेंगे। बट आज की जो जनरेशन, अभी जो जेंजी जनरेशन जिनको बोलते हैं, उनको तो सर आप साथ में रखना नामुमकिन टाइप लग रहा है। सैलरी चाहिए, पैसा कमाने मतलब विजन के साथ में रखे तो 2 करोड़ चाहिए। होता है, ये भी होता है, उम्मीदें लोगों की एक हद से बाहर होता है, ये भी काम होता है। लेकिन उसमें एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। कई लोग होते हैं जिनको आप एक छोटा सा स्वीट का एक पार्ट दे दो, एक टुकड़ा दे दो, और वो एक उस दावत की तरह उसको ट्रीट करेंगे कि आपका दावत मिला है। कई लोगों को आप बहुत बड़ी दावत दे दो, लेकिन वो एक छोटे से टुकड़े की तरह ट्रीट करेंगे स्वीट का। तो आपको ये चेक करना है कि आपके पास किस क्वालिटी का पर्सन है। अगर आपका एक छोटे से टुकड़े को भी अगर वो दावत समझ रहा है, तो आपको लग रहा है कि इन लोगों के साथ हमारा काम बड़ा हो जाएगा। और वैसे लोग आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में खोजते रहने से मिल जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपकी लाइफ में इतने सालों, कितने साल हो गए सर? ये तो आज 2025 चल रहा है, तो 25 साल तो यही दिख रहे हैं मेरे को। 31। 31 ईयर्स। हाँ। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि आपसे बात करते ऐसा लग रहा नहीं कि कोई चैलेंज आएगा आपको। हाँ, तो चैलेंज का अगर बात करें तो इनिशियली हम लोगों ने देखा था कि जब हम प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए थे, तो दो चीजें तय थी। एक तो हम किसी का कॉपी नहीं करेंगे, दूसरा ये था हम किसी के बंदे नहीं उठाएंगे। तो चैलेंज आया जब इनिशियली स्टार्ट हुआ एडक्राफ्ट, तो प्रोडक्ट कैसे बनाए वही नहीं पता था। देख देख के, मतलब ऑनलाइन थोड़ा बहुत समझ में आया, वो देख के हम लोगों ने मशीनें ली, ये करा वो करा, और प्रोडक्ट कुछ बनाने में 1 आध 1.5 साल कंप्लीट होना लगा, तब कुछ जाके एक प्रोडक्ट बना, ऐसे मान के चलिए। दो बातों में से एक तय था कि हम कुछ इस टाइप का नहीं करेंगे, तो हमें और करना था। इनोवेशन में ये था कि हमें मैकेनिज्म भी इनोव करना था, डिजाइन भी इनोव करना था। तो जो फिक्सर था, जो जैसे फिट होता है, वो फिटिंग की पैटर्न भी हमने इनोव किया अलग से। जो चल रहा था नहीं, वो नहीं। तो बना के हमने तो इंडिया में अच्छे डीलर मार्केट करके कोई लोगों को मटेरियल सप्लाई किया। करीबन 25 लाख का मटेरियल गया होगा। कुछ महीने के बाद रिपीट ऑर्डर आने की बजाय कुछ लोगों के फोन आया कि ये आपका मटेरियल है, कारपेंटर ठीक से फिट नहीं कर पा रहा है, ये मटेरियल आपका चलेगा नहीं, आपको हम रिटर्न कर रहे हैं। अब सोचिए, 1.5 पौने 2 साल के बाद आपको 25 लाख का मटेरियल फर्स्ट लोड, जब आप ब्रेक इवन का सोच रहे हो, तब अगर रिटर्न आता है, तो आपके लिए इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा। हमने सोचा अभी क्या करें, लेकिन हमने तय किया था कि इसको हम सक्सेस बना के ही रखेंगे। हमने और R&D की और एक नया इनोवेशन किया, और एक बड़ी बेहतरीन फिक्सर बनाई जिसको पैटर्न किया, जो आज पूरी दुनिया वही चला रही है। लेकिन वो एडक्राफ्ट ने पैटर्न किया हुआ है, और लॉकिंग सिस्टम जो आज चल रहा है ना, वो एडक्राफ्ट का इनोव किया हुआ है। और वो सिस्टम हमने इनोव किया और वापस प्रोडक्शन ली। डीलरों को हमने बोले कि आपको पैसा, आपका जो पेमेंट आ चुका है वो वापस चाहिए, या हम नया प्रोडक्ट बना के भेजें। बहुत खुशी की बात है, उन डीलरों पे हमने, उसने भरोसा हम पे रखा, और हमने वापस प्रोडक्ट बना के भेजे। और वो आज हमारे जो टॉप डीलर्सों में है, वो सब लोग हैं। तो ये जो पुराना जो माल था उसको क्या वापस नहीं, वो तो डिस्ट्रॉय ही करना था, पूरा पूरा डिस्ट्रॉय करना पूरी लॉस। मतलब बड़ा बड़ा लॉस भी हैंडल करना पड़ता है आपको, ऐसा नहीं है कि सब अच्छा अच्छा ही होगा। यस यस। अभी आपका क्या विजन मिशन है अगले 5 साल का? क्या मिशन विजन है, मतलब क्या देखते हो आप अपनी कंपनी? हम ये चाहते हैं कि मेक इन इंडिया जो अभी इतना जोर शोर से चल रहा है, आज हमारा माइंडसेट क्या है। हम कहीं बाहर की चीजें देख के, तो उसके दाम बड़े होंगे, वो हमारा माइंडसेट क्लियर करता है। एज ए इंडियन प्रोडक्ट हम उतना नहीं सोचते। हमारा कोशिश ये है कि हम इतनी बेहतर चीजें बनाएं, इतना इतना क्राफ्टेड और बेहतर क्रिएटिविटी को बाहर निकाल के, कि दुनिया में ऐसे डिजाइन के हिसाब से हेडक्राफ्ट जैसी कंपनियों को दुनिया में एक वैल्यू मिले। जैसे आज इटली को मिल रही है, कुछ और कंट्री में मिल रही है।
तो विज़न ये है कि दुनिया में बहुत अच्छे लेवल पे हम मेक इन इंडिया को प्रेज़ेंट करें और हम गर्व साबित करें ये कि ऐसी चीज़ें भी भारत बना सकता है। हालाँकि हम भूल गए कि हमारे ही पूर्वजों थे जिसने ये सांस्कृतिक वारसा हमको दिया है, विरासत में दिया है। हमारा हेरिटेज देखिए, हमारे आर्ट देखिए, हमारे मंदिरें देखिए, हमारी बहुत सारी मूर्तियाँ देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो भारत में आर्ट था ही, जो हम भूल चुके थे इन सालों में, उस चीज़ों को हम बाहर निकालें और दुनिया को ये बताएँ कि वाक़ई हम में भी वो दम है, इस टाइप की चीज़ें हम बना के दुनिया को दे सकते हैं। गिरधर जी एक चीज़ और कर लेते हैं अपन बात इसमें सिंपल सी है कि है ना मतलब डिज़ाइन तो है पर कहीं या तो कहीं से कॉपी करनी पड़ेगी या फिर कुछ देखना पड़ेगा। तो इसका इंस्पिरेशन आपको आता कहाँ से? मतलब गॉड गिफ्टेड है या फिर कैसे देखते हो आप चीज़ों को? ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप घर में ही या आपके आस-पास में कई हज़ारों चीज़ आप देखते हो जिसके शेप्स, कर्व अगर उसको नोटिस करेंगे ना तो वहीं से आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। जैसे आपने बताया था कि एग्ज़ाम्पल में कि एक ऑटो वाले को उसकी सवारी दिखती है, राइट। वैसे हम लोगों को अगर हम कोई भी चीज़ देखें तो उसमें हमको हमारा प्रोडक्ट दिखता है। तो उसी तरह से हम लोग इंस्पायर होके कुछ न कुछ चीज़ें बनाते हैं और वो आगे जाके बहुत बड़ी एक मिसाल के तौर पे वैल्यू मिल जाती कोई एग्ज़ाम्पल बताओ अपने पास? है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। हमारा जो रिटेल शोरूम जो ना मैंने ज़िक्र किया था, उसमें हमने एक पफ़ीज़ बनाया था। से एग्ज़ाम्पल आप इसको देख रहे हैं, ये एक छोटा-सा पफ़ी है जिसके ऊपर आप बैठते हो। इज़ इट राइट? वेरी क्लियर। अब ऐसे ही एक दिन मैं बैठा था नीचे शोरूम में, सामने ये चीज़ मेरे सामने है, तो मुझे लगा कि इस टाइप की कोई एक हैंडल नॉब बनाई जाए। मैंने टीम को बताया कि मुझे इस टाइप का कुछ चाहिए और डायमेंशन आप देख लो जो टेक्निकली सही है। उसने ये चीज़ बनाई। ये प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट हैंडल नॉब था जिसका नाम है क्यूबिक्स। जो इतना हिट हुआ इसके बाद हमें हैंडल नॉब की सीरीज़ें लेके आना पड़ा। ये मतलब ऐसा रिवॉल्यूशन इस प्रोडक्ट ने लाया। अब देखिए इस विचार का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? एक छोटी-सी चीज़ से। पॉप से मिल गया। हाँ, पॉप से मिल गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर नोटिस करेंगे, देखते रहेंगे तो हम लोगों को वहाँ से इंस्पिरेशन मिल जाती है। ऐसी ही एक नोटिस करने वाली बात है, दिल्ली में जैसे मैं मेट्रो में जा रहा था, तो बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे आपके स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ पे एक ऐसा ये गूगल का एक ऐसा साइन बना होता। साइन बना हुआ था। हाँ, वो तो दिखता नहीं हाँ, कि नहीं दिखता है मेरा दूर से, बड़ी साइज़ में था, तो ये मुझे लगा बहुत प्यारा शेप है, इसको मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इस शेप को देख के दिमाग में कुछ आइडिया आया। हमने जाके इसका एक जो मेन डोर का पुल हैंडल होता है ना, वो पुल हैंडल का डिज़ाइन बनाया। इसका जो राउंड शेप है ना, उनमें से हमने पाइप पास कर लिया, सेम इसका ये बेस बन गया। बाकायदा इसका नाम भी हमने डेस्टिन रखा है, डेस्टिन। डेस्टिन। बहुत बढ़िया। तो ये आपकी जो कंपनी का नाम भी है ना वो भी थोड़ा यूनिक है, एडक्राफ्ट। ये इसका आइडिया कैसा है आपको? आपने कहाँ देखा इसको? कहाँ पे सोचा? नहीं, कहीं पे देखा नहीं था। जब ये कंपनी स्टार्ट की तब हमको एक ऐसे वर्ड की ज़रूरत थी जो नाम ही कुछ साइन करे, जो क्रिएटिविटी, आर्ट कुछ ऐसा दिखाए। तो तब हम सोच रहे थे किस टाइप का ब्रांड नेम होना चाहिए। तो बहुत महीने के बाद में ये जर्नी बहुत बता रहा हूँ, तो बहुत महीने के बाद ये एक वर्ड हमने डिफाइन किया कि एट क्राफ्ट करके एक वर्ड हम बनाएँगे। क्योंकि आर्ट क्राफ्ट कहीं पर सुना हुआ था, आर्ट लेकिन क्राफ्ट तो सुना होता है। एट क्राफ्ट करके मतलब एक क्राफ्ट चीज़ है, ऐसा ब्रांड नेम हमको बनाया मतलब वर्ड मिला कि दिमाग में आया और इसको बनाया और ये वर्ड जो सुनने में भी आगे वाले को शाइन करे कि कुछ ऐसी चीज़ें हम देखने वाले हैं जो क्राफ्ट के रिलेटेड है। और दूसरा उसका लोगो का डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा है। उसमें बहुत एक अच्छी बात है। जब हम देख रहे थे तो लगा कि जो जो वर्ड है ना उसकी एक अलग से इम्प्रेशन बनानी है हमको। तो उसको एक अलग शेप दिया जाए। तब हम देख रहे थे तभी दिमाग में जो मेरा बहुत ही प्यारा दुनिया में मुझे बहुत अच्छी चीज़ जो पसंद है उनमें से एक एफिल टावर है। तो एफिल टावर का डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो उसको देख के मैंने ए का डिज़ाइन है वो आप देखेंगे तो एफिल टावर का डिज़ाइन है। आप दर्शकों को ज़रूर से ये दिखाइएगा ये बात। तो वहाँ से इंस्पिरेशन हमने ए के लिया आप देखेंगे और वो एडक्राफ्ट वर्ड ऐसे बना जो आज इतना मशहूर हुआ। गिरिधर जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। एक लास्ट मैसेज नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। एक सिंपल मैसेज है आप अपने जो ज़हन में है, आपके दिल में है कि मुझे इस रोड पे काम करनी है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी आगे पीछे हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको अपना मकसद छोड़ना नहीं है। हर्डल्स आएँगे, मुश्किलें आएँगी, हर आदमी के जीवन में आई है, जो हमारे लिए कोई ख़ास नहीं थे और वही बात आप लेके आगे चलिए और अपना मकसद से
इर्द-गिर्द कभी भी नहीं चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, वो कभी भी मत देखिए। सिर्फ़ आप अपना सोचिए, अपने दिल की बात समझिए और आपको क्या करना है और कहाँ जाना है, उसी मकसद पे कायम रहिए। हमेशा ईश्वर उन लोगों को मदद करता है जो खुद दिल की, जो हमारे अंदर भगवान सुना है बैठा है सॉरी, उसकी बातें हम सुनते हैं, तो हम लोग वो डेफ़िनेटली कामयाब होंगे। और जो बंदा ये सुन रहा है, जो बंदा ये सोच रहा है, उसको ये ज़रूर मैसेज जाना चाहिए कि कोई तो एक ऐसी शक्ति है, कोई तो ऐसा भगवान है, अगर आपने एक बार विश्वास लिया है, तो वो ज़रूर वो पूरा करेगा। एक छोटी-सी स्टोरी के बाद मैं ये कंप्लीट करना चाहूँगा। एक बार एक बहुत अच्छे एक इंसान थे जो भारत में ही मान लेते दुनिया में तो हर जगह पे अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन वो गुज़र गए तो उसके ऊपर गए, जैसे चंद्रगुप्त ने उसका हिसाब-किताब देखा, बताया कि सर इनका तो बहुत अच्छे कर्म है, इनको स्वर्ग का रास्ता मिलेगा, तो वो देवदूत आए, उनको लेके गए कि आइए सर आपको स्वर्ग के अधिकारी है। स्वर्ग में उनको दिखाया, देखिए हर जगह पे भजन कीर्तन हो रहे, लोग प्यार से एक-दूसरे को खाना खिला रहे, लोग खेल रहे हैं, बच्चे, ये सब बहुत बड़ा एकदम ब्यूटीफुल अच्छा-अच्छा दिख रहा था। फिर जाके थोड़े वो दूर आगे गए, तो एक जगह पे एक जो बैरियर होता है ना उस टाइप का, जैसे एयरपोर्ट में हम देखें ऐसा एक बैरियर लगा हुआ था, उसके उस साइड बहुत खूबसूरत विल्लास ये मतलब बहुत सारा अच्छा-अच्छा दिख रहा था। तो वो भाई साहब ने देवदूत को सवाल किया कि सर इसके उस साइड क्यों ये बैरिकेड लगा हुआ है? हम जा नहीं सकते, क्या चीज़ है? इतनी खूबसूरत चीज़ें उधर पड़ी है। तो वो भाई साहब ने देवदूत ने उसको बताया, एक लंबी साँस लेके बोला, मतलब थोड़ा निराश होके जवाब दिया कि सर ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जब पृथ्वी लोक में कोई भी इंसान एक बार ड्रीम लेता है, मतलब एक ड्रीम बिल्डअप करता है, हम लोग यहाँ पे इसका काम चालू कर देते हैं। आपका जो ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग टू हम तैयारी शुरू कर देते हैं। ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी हर्डल्स आते हैं उस बंदे को कुछ ना कुछ, लेकिन हमारा काम रुकता नहीं, हम बना देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं बीच में वो आदमी विश्वास खो देता है, अपना भरोसा खो देता है और वो अपने काम को छोड़ देता है या अपने काम से पीछे हो जाता है। तब हमारे यहाँ तो चीज़ें बन जाती है उसको डिलीवर करने के लिए, हम इसको यहाँ पे अलग से रख देते हैं और अनडिलीवर का टिक लगा के रख देते हैं। तो याद रखिए जब आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ दिमाग में ड्रीम कर रहे हो और आप इमोशनली उसके साथ अटैच हो, तो ईश्वर ने आपके लिए वो चीज़ बना के ही रखी है। सिर्फ़ आपको उसके जो एफ़र्ट है, वो जर्नी है उसको कंप्लीट करना है और हमेशा ईश्वर आपको उस बात पे सहयोग करेगा ही और आपको वो चीज़ मिलेगी। आपको वो भरोसा दिल में कायम रखना है। थैंक यू। बहुत-बहुत बढ़िया गिरधर जी, मज़ा आ गया ये बात सुन के। शायद लोग तो मोटिवेट हो ना हो, पर मैं ज़रूर हो गया वापस इस बात से, क्योंकि कभी-कभी मुझे भी लगता है कि यार नहीं, इसको बंद कर देना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। जो मैं सपना लेके चल रहा हूँ लाइफ़ का, जो आगे जो कंपनी बढ़ाने का या कुछ भी करने का, कभी-कभी मुझे भी ऐसा आत्मविश्वास में डगमगाहट आती है कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा। बट फिर मैं अपने आप को वापस खड़ा करता हूँ और पॉडकास्ट के माध्यम से लोग मुझे भी मोटिवेट कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी कुछ सपना देख रहे हो कुछ करने का, ये पॉडकास्ट देख लेना, जीवन बदल जाएगा। द फाउंडर्स जिम को फॉलो करना ना भूलें। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। सो ग्रेटफुल सर, सो ग्रेटफुल।